अखिल की संगत। यादें बातें रेडियो की। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो पर विदेश प्रसारणों की, यानी दुनिया भर के जो देश विदेशी भाषाओं में और अपनी भाषा में भी दूसरे देशों के लिए जो प्रसारण करते हैं, जो ओवरसीज सर्विसेज कहलाती हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका प्रयोजन क्या था और आज क्या स्थिति है। दुनिया के बड़े छोटे बहुत सारे देशों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जो पहले सोवियत संघ था, अब रूस, जापान, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और स्वयं भारत, सबके विदेशी प्रसारणों की शुरुआत अधिकतर ऐसा माना जाता है कि युद्ध के काल में सबसे तेजी से हुई और उसका साफ प्रयोजन था अपने उपनिवेशों को संबोधित करना उनकी भाषा में, और जो अपने देश के नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं उन तक देश की खबरें पहुंचाना। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, अलाइड फोर्सेस, जापान, इटली, इन सब देशों ने युद्ध के दौरान रेडियो का अंधाधुंध इस्तेमाल किया और उसी सिलसिले में 1939 के आसपास भारत में भी ऑल इंडिया रेडियो की विदेश प्रसारण सेवा की नींव रखी गई। थोड़ा सा अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटना चाहें तो बिल्कुल शुरुआत से चलें तो जब पहला महायुद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया में 5 बड़ी नौसैनिक शक्तियां थीं: अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली। इन्होंने एक संधि की आपस में कि हम अपने जंगी बेड़ों, यानी जो युद्धपोत हैं, समुद्री जहाज, उनकी संख्या सीमित करेंगे और एक उसके लिए बाकायदा संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 27 अक्टूबर 1930 की आधी रात को जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने रेडियो पर ही संधि के अनुमोदन की घोषणा की। टोक्यो से प्रधानमंत्री हामागुची, वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर और लंदन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने दुनिया को रेडियो के जरिए यह बताया कि हमने क्या संधि की है। 1928 से 1934 के बीच उस समय जो दुनिया की महाशक्तियां मानी जाती थी वो एशिया के लिए प्रसारण करने लगी थी। 1928 से नीदरलैंड से डच ईस्ट इंडिया, यानी जो आज का इंडोनेशिया है, उसके लिए शॉर्टवेव प्रसारण नियमित रूप से शुरू हो गया। उस समय के सोवियत संघ ने जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में मॉस्को से प्रसारण शुरू कर दिया। फ्रांस 1931 में अपने उपनिवेशों के लिए प्रसारण करने लगा, जो 1938 में रेडियो मॉन्डियल बन गया। 1932 में बीबीसी की एम्पायर सर्विस भी शुरू हो गई। नाजी जर्मनी ने 1933 में विदेश प्रसारण शुरू किया। इटली ने भी 1934 में विदेश प्रसारण शुरू कर दिया। जापान ने ओवरसीज ब्रॉडकास्टिंग के नाम से 20 के दशक में विदेश प्रसारण शुरू किया। 1939 में महायुद्ध सितंबर में शुरू हो गया था और उसके साथ ही दुनिया भर में रेडियो तरंगों पर कार्यक्रमों और प्रसारणों की बौछार होने लगी। जापान में 1940 का एक विशेष महत्व है। सरकार पर सेना का दबदबा बढ़ने लगा। 1939 के आसपास चीन पर जापानी सेना के हमले के कारण अमेरिका ने व्यापार और नौवहन की संधि रद्द कर दी थी। जापान में तेल, लोहे और दूसरे जरूरी सामान का संकट होने लगा और उसकी तलाश में जुलाई 1941 में जापान फ्रांस के नियंत्रण वाले हिंद चीन, यानी जो इंडो चाइना एरिया कहलाता, उसमें घुस गया। अब दुनिया की बड़ी ताकतें जापान के खिलाफ खड़ी हो गईं। बातचीत से घेराबंदी तोड़ने के रास्ते बंद हो गए तो जापान ने सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। 8 दिसंबर 1941 को सवेरे 6 बजे रेडियो जापान से घोषणा हुई कि शाही सेना और नौसेना पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका और ब्रिटेन से भिड़ गई हैं। 9 दिसंबर को पर्ल हार्बर पर हमले की खबर आई। इस दौर में सिर्फ जापान ही नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड्स और फ्रांस ने एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में अपने उपनिवेशों के लिए विदेश प्रसारणों की बौछार कर दी। अब आपको लगेगा कि मेरा विशेष जोर, सारा एम्फेसिस जापान पर क्यों है। उसकी सीधी सी वजह यह है कि मैंने स्वयं जापान का जो विदेश प्रसारण सेवा है उसमें 2 बार में मिलाकर कुल 6 वर्ष हिंदी सेवा में काम किया है। इसलिए वहाँ का जो घरेलू प्रसारण और विदेश प्रसारण, उसके बारे में मेरी जानकारी शायद थोड़ी ज़्यादा है। अप्रैल 1942 में जापान की विदेश प्रसारण सेवा ने भारत के लिए प्रसारण का समय बढ़ाकर 1 घंटा
35 मिनट कर दिया। अब लोगों के मन में ये शंका उठना स्वाभाविक है कि इतनी दूर जापान उसका भारत के लिए प्रसारण करने की क्या तुक थी। कारण बताया गया कि हम भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और हिंदी के अलावा उर्दू, बांग्ला, तमिल और पंजाबी में भी प्रसारण होने लगा। सब जानते हैं आजाद हिंद फौज के सेनापति नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में थे। अप्रैल 1944 में टोक्यो में मौजूद भारतीय स्वाधीनता सेनानियों ने द आवर फॉर फ्री इंडिया नाम से प्रसारण शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने माइक हाथ में लेकर घोषणा कर दी कि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन आज नहीं तो कल होकर रहेगा। दूसरे महायुद्ध में पर्ल हार्बर पर जापान ने जो हमला किया उसका परिणाम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु बम गिराए जाने से हुआ। यह खबर भी जापान ने रेडियो पर दी। 10 अगस्त को जापान सरकार की तरफ से अमेरिकी सेना के सामने समर्पण का ऐलान हो गया। जापान बुरी तरह ध्वस्त पराजित हो गया और आखिरकार उसने बिना शर्त पॉट्सडैम घोषणा स्वीकार कर ली। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और इस घोषणा का अनुवाद विदेश प्रसारण सेवा पर सुनाया गया। आखिरकार 4 सितंबर 1945 को मित्र सेना मुख्यालय जो एलाइड फोर्सेस हेडक्वार्टर था उसने जापान से विदेशी भाषाओं में प्रसारण बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद जापान ने फिर करवट ली। फरवरी 1952 से अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण फिर शुरू हुआ। फिर इसने रफ्तार पकड़ी। 15 घंटे से बढ़ते बढ़ते 29 घंटे का प्रसारण होने लगा और जापान 23 भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण करने लगा, जिनमें अगर हम भारत और दक्षिण एशिया की बात करें तो हिंदी, बांग्ला और उर्दू भाषाएं शामिल थीं, जिनमें आज तक प्रसारण हो रहा है। जापान का ये जो प्रसारण संस्थान है इसका नाम है NHK, निप्पॉन होसो क्योकाई, यानी जापान प्रसारण निगम। ये नाम 1959 में अपनाया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे स्वयं आकाशवाणी के साथ एक करार के तहत NHK की जो विदेश प्रसारण सेवा थी, जो 1993 में रेडियो जापान कहलाती थी, उसमें जाकर हिंदी सेवा में प्रसारण विशेषज्ञ के तौर पर काम करने का मौका मिला। 27 जनवरी 1993 को मैं टोक्यो के नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा और जो सबसे पहला परिचय जापान के माहौल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कार्यशैली से हुआ मेरा, उसने मेरी आंखें खोल दी। और वो परिचय ऐसा था कि मैं उस देश की भाषा नहीं जानता था। जापान में उस दौर में अंग्रेजी बोलने समझने का घोर संकट था। उसके बावजूद हवाई अड्डे पर उतरने से लेकर और 90 किलोमीटर दूर शहर में जिस होटल में मुझे ठहरना था, वहां तक पहुंचने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। शायद उससे ज़्यादा कठिनाई भारत के किसी हवाई अड्डे पर होती अगर मैं किसी अनजान शहर में जाता तो। प्रसारण की अगर बात करूं तो सबसे पहला झटका ये लगा, हम तो यहाँ हर पल लाइव प्रसारण में जीने वाले ब्रॉडकास्टर्स थे। वहाँ जाकर पता लगा कि सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, यहाँ तक कि समाचार भी कुछ समय पहले रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। उसकी वजह एक तो ये था कि दोनों यहाँ श्रोताओं के लिए और वहाँ प्रसारण करने वालों के लिए समय में 3.5 घंटे का अंतर था और वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए और जापान में कर्मचारियों से काम कराने के जिस तरह के नियम हैं उसको देखते हुए ये व्यवस्था थी कि पहले से रिकॉर्ड कर दिया जाए। प्रसारण शायद उस समय जापान के समय से रात के 12 बजे के आसपास होता था और सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता था। कोई टाइपराइटर, कोई स्टेनो की सुविधा नहीं थी। पर खैर धीरे धीरे हमने वो सब करना शुरू कर दिया। समाचारों का प्रसारण तो जैसा कि भारत में भी होता था, अंग्रेजी में खबर आती थी, जापानी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये अनुवाद होता था, पढ़ा जाता था। उसके अलावा जापान की जो महारत है, विज्ञान, तकनीक, कला और जापान की अपनी संस्कृति, वहाँ का खान पान, इससे संबंधित कार्यक्रम खूब प्रसारित होते थे। विज्ञान हमारा विषय था, इसलिए विज्ञान के कार्यक्रमों में रुचि बहुत स्वाभाविक थी। इस प्रवास में हमारे 2 अनुभव विशेष रहे। हिरोशिमा में एशियाई खेल हुए। उस समय तक विदेश प्रसारण सेवा में ऐसी परंपरा नहीं थी कि इस तरह के आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर कवर किया जाए। हमने एक प्रस्ताव रखा और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि पूरे संगठन ने हाथों हाथ उस प्रस्ताव को लिया और जितने एशियाई देशों की भाषाओं का प्रसारण वहाँ से होता था, उन सभी एकांशों ने हमने मिलकर एक व्यवस्था तैयार की
हम पहले से हिरोशिमा गए, अपने अपने दूतावासों से संपर्क किया, खिलाड़ी दलों से संपर्क किया कि जब भी कोई खेल हो जिसमें जिस भाषा में प्रसारण हो रहा है और जो उसका टारगेट एरिया है उस देश के खिलाड़ी हिस्सा लें, तो हमें सूचना मिले और हम उनसे बात कर सकें जय पराजय की। और उस सिलसिले में मुझे याद है कि लिएंडर पेस को हिरोशिमा एशियाई खेलों में पदक मिला था और हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे ही वो स्टेडियम से बाहर आए और पदक सेरेमनी हो गई और उसके बाद तुरंत वो टेलीफोन पर हमें उपलब्ध हुए और हमने उनसे बात की और भारतीयों की तरफ से बधाई दी और भारतीयों के लिए उनका संदेश रिकॉर्ड किया। इसी तरह से 4x400 मीटर रिले दौड़ थी महिलाओं की, उसमें भारत की टीम थी। फाइनल दौड़ थी, उसमें पीटी उषा थी, शाइनी विल्सन थी, तो इन खिला रोजा कुट्टी थी उसमें, उस टीम में। तो वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला और ये बताना चाहूँगा कि ये कितनी विचित्र बात है, भारत से कितना अलग है। भारत में भी 1982 में एशियाई खेल हुए थे और हम आकाशवाणी में काम करते थे, तो हमारे फटाफट पास बन गए, हम स्टेडियम में कहीं भी जा सकते थे, किसी से भी मिल सकते थे। पर जापान में ऐसा नहीं था। एनएचके होस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन था, इसलिए एनएचके के अधिकतर स्टाफ को टिकट खरीद कर स्टेडियम में जाना पड़ता था, क्योंकि पास दूसरे देशों के मीडिया संगठनों के लिए आरक्षित थे। तो हम 25,000 येन का टिकट खरीद कर उस दिन स्टेडियम में गए, सिर्फ उस दौड़ को देखने के लिए। उसको कमेंट्री हमने रिकॉर्ड की स्टूडियो टोक्यो में, हम हिरोशिमा में। वहाँ से एक बहुत मोटा सा मोबाइल फ़ोन नया नया चला था, उसको लेकर और फिर पहले से पीटी उषा और टीम से समन्वय किया। जैसे ही दौड़ ख़त्म हुई, हमें स्टेडियम में टर्फ पर जाने की इजाज़त नहीं थी, हम ऊपर थे, वो नीचे थी, फिर भी उनको वो फ़ोन पकड़ाकर उनके संदेश रिकॉर्ड किए और उनका प्रसारण हुआ। ये हिरोशिमा एशियाई खेलों का हमारा अनुभव था। उसके बाद कोबे में भूकंप आया 1995 में। हमने कभी इस तरह की तबाही नहीं देखी थी और फिर एक पत्रकार के तौर पर और ये तुरंत तय किया गया कि हम कोबे जाएं। और उस कोबे जाने के जो निर्देश थे वो भी जानने लायक हैं कि आप अपना भोजन पानी सब लेकर जाएंगे और इतना लेकर जाएंगे कि वहाँ कोई भूखा प्यासा मिल जाए तो उसको भी शेयर कर सकें, और वहाँ की व्यवस्थाओं पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। यहाँ तक कि कोशिश करेंगे कि जितने समय दिन भर अगर आप वहाँ हैं तो आपको टॉयलेट का इस्तेमाल भी ना वहाँ करना पड़े। भूकंप के तीसरे दिन मैं कोबे में था, पर वहाँ कोई अफरा तफरी, कोई शोर, कोई रुदन, कोई चीख पुकार, कोई खाने के लिए लूट मार, कुछ भी नहीं थी। सब कुछ शांत। इस तरह के तमाम अनुभव हैं। सबसे यादगार मुलाकात मेरी मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की है। उनका कंसर्ट था और वहाँ जो जापानी एजेंट थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता, मुलाकात नहीं हो सकती। हमने भारतीय जुगाड़ लगाया और किसी तरह से हम उस मंच तक पहुँचने में कामयाब हुए जहाँ पंडित जी कंसर्ट की तैयारी कर रहे थे। हमने जाकर प्रणाम किया तो उन्होंने हाँ हूँ की। मैंने कहा आपसे 2 मिनट बात करनी है। बोले मैं बहुत व्यस्त हूँ। कहाँ से आए हो? मैंने कहा आकाशवाणी से आया हूँ। और पंडित जी ने हाथ पकड़ के अपना मंच पे चढ़ा लिया हमें और 2.5 घंटे के उनके कंसर्ट में हम उनके पीछे ही बैठे रहे। हालांकि आयोजकों का आग्रह था कि हम दर्शक दीर्घा में जाकर बैठें, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद बातों बातों में उन्होंने समय दे दिया, अगले दिन सुबह 7:30 बजे होटल में आके मिलो। और हम गए और उनके साथ नाश्ता किया। और जो आधा घंटे का समय उनकी पत्नी ने निश्चित किया था, क्योंकि वृद्ध थे पंडित जी और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, वो 1.5 घंटा इंटरव्यू चला और उसमें आकाशवाणी के, भारत के, बचपन के तमाम किस्से उनके थे, जो रिकॉर्डिंग अब एनएचके की थाती है उसके अभिलेखों में कहीं होगी। इस तरह से ये हमारा पहला प्रवास था। दूसरे प्रवास में 2007 में हमें रेडियो जापान ने आमंत्रित किया उसी हिंदी सेवा के संचालन के लिए। बड़ी अजीब सी बात थी कि उन 10-12 साल में जापान में हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, सिवाय इसके कि कुछ आलीशान इमारतें ज़्यादा बन गई थी, चमकीली हो गई थी इमारतें। पर कुल मिलाकर व्यवस्था में, लोगों के अनुशासन में, कार्यशैली में कहीं कोई बदलाव, यहाँ तक कि हमारे वेतन और वहाँ चीज़ों के दाम में भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। उतने का ही दूध मिलता था, उतनी की डबल रोटी और सब्जी मिलती थी। और फिर हमने वहाँ 3 वर्ष जमकर काम किया। इस दौरान भी बहुत सारे काम किए। तब तक भारतीय समुदाय की उपस्थिति बढ़ गई थी, इसलिए भारतीयों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन बढ़ गया था। इस दौरान भी श्याम बेनेगल
पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे जो भारतीय कलाकार वहां जाते रहे, उनसे मुलाकातों का सिलसिला होता रहा। तो जापान की ये कथा बहुत लंबी खिंच सकती है। फिलहाल बहुत सारे रेडियो पर अब प्रसारण बंद हो चुके हैं। ये एक बहुत दुनिया भर में क्रांति का और संक्रमण का भी दौर है, जब रेडियो के कार्यक्रम तो सुने जा रहे हैं पर वो रेडियो पर नहीं सुने जा रहे हैं। वो जो एक ट्रांजिस्टर नाम का एक जीव होता था, एक उपकरण होता था, अब उसकी उपयोगिता शायद समाप्त हो गई है। इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम सुनते जाते हैं। शॉर्टवेव की अपनी मजबूरियां भी हैं। जापान से भी अब NHK वर्ल्ड की जो वेबसाइट है उस पर सभी भाषाओं के प्रसारण सहज उपलब्ध हैं, जो किसी भी समय सुने जा सकते हैं। और इसी सिलसिले में डॉयचे वेले, जो वॉइस ऑफ जर्मनी कहलाता था, वहाँ एक भारतीय काम करते हैं। उनके विचार अब हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है और लगभग पिछले 20 साल से मैं पत्रकारिता में हूं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की, आकाशवाणी से की। बात थी कोई लगभग 2001 की, और रेडियो में जाने वाले सभी नए लोग शुरुआत करते हैं युवाणी से। वहां कार्यक्रम होता है महफिल, मनभावन, तो मैंने भी वहीं से शुरुआत की। और फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की जो गोल इमारत है उसके मैंने गोल गोल चक्कर काटने शुरू किए। तो जहां कहीं भी मुझे पता लगता कि हाँ, कैजुअल अनाउंसर की, कैजुअल प्रेजेंटर की जगह निकली है, तो मैं सब जगह मैं फॉर्म भर देता था। और मुझे फिर उसके बाद जो शुरुआत हुई वो आकाशवाणी का विदेश प्रसारण प्रभाग है, जहां हिंदी एकांश है। हिंदी सर्विस जो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के लिए कार्यक्रम हिंदी में करते हैं। लगभग 5.5 घंटे का उनका रोजाना का प्रसारण होता है। तो वहां पर मुझे काम मिला कैजुअल न्यूज रीडर कम अनाउंसर का। तो वहां पर शुरुआत की और इसके बाद फिर मेरी शुरुआत समाचार प्रभाग में हुई। हिंदी न्यूज रूम में हम दाखिल हुए और वहां सीखने का एक नया ही स्तर था, क्योंकि इसके पहले जो हम कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, लेकिन समाचार में आने के बाद आपके पास सीमित समय है और बहुत सारी खबरें होती थी। तो वहां पर हमने संपादन सीखा, कैसे संपादन करते हैं, और अनुवाद, समाचारों का जो अनुवाद है वो बहुत ही एकदम टू द पॉइंट रहता है। तो ये हमने सीखा। बहुत सारी आवाजें जिनको हम कभी सुना करते थे रेडियो पर, उनसे आमना सामना हुआ। राजेंद्र चुग, अखिल मित्तल, आशा निवेदी, हरि संधू, ये सब बड़े नाम थे हमारे लिए। और जब हमें इनके साथ काम करने का मौका मिला तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदी न्यूज रूम में जितना सख्त माहौल रहता था वो आपको मौका भी देता था कि आप अगर चीजों को ठीक तरीके से समझेंगे, सीखेंगे तो बहुत अवसर है, और अगर आप थोड़ी सी काम चोरी करेंगे तो उससे वहां काम चलता नहीं था। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि रेडियो वो पहला माध्यम था जहां मैंने बोलना सीखा, लिखना सीखा, कैसे चीजों को अनुवाद करना है, कैसे चीजों को एक पर्सपेक्टिव में रखना है, और जब उन्हें आप बोलेंगे तो कैसे उन्हें पेश करना है। रेडियो में ऐसा लिखने के लिए कहा जाता था कि जो एक बार में बोल दिया जाए और एक बार में समझ में वो आना चाहिए। इसी दौरान धीरे धीरे काम करते करते 2006 का साल आ गया। 2006 का साल वो था जब मुझे यहाँ जर्मनी में डॉयचे वेले रेडियो में काम करने का मौका मिला। तो फिर दिल्ली से यहाँ पर आना हुआ डॉयचे वेले में, और डॉयचे वेले की हिंदी सर्विस में मैंने काम शुरू किया अपना। 2006 सितंबर की बात है। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर एक छोटी सी टीम थी और 2 कार्यक्रम होते थे, सुबह और शाम के। शाम को आधा घंटा, सुबह को आधा घंटा। तो उसको एक 10 से 12 लोगों की टीम थी। तो उसमें भी काम करने का एक नया मौका था और नई परिस्थितियां थी, और खासकर जब हम इंडिया में काम कर रहे थे तो अलग बात थी। लेकिन यहाँ जर्मनी में आके अपने देश से लगभग 6000 किलोमीटर दूर बैठ के अपने देश के श्रोताओं के साथ हिंदी में बात करना, हिंदी में उनसे संपर्क करना और हिंदी के जरिए जुड़े रहना एक
अलग तरीके का अनुभव था। एक बात ये भी थी कि बहुत सारे लोग थे जिनके साथ संपर्क हुआ। शायद भारत में रहते हुए हम सिर्फ अपने देश के लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करते हुए आप बहुत सारे देशों के लोगों से मिलते हैं। यहाँ डॉयचे वेले में 60 देशों के लोग काम करते हैं, तो आप उनसे मिलते हैं तो उनकी संवेदनाएं, संवेदनशीलताएं सबसे आप रूबरू होते हैं और वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो इस तरह डॉयचे वेले में काम किया कई साल लगभग, लेकिन वो जमाना था कि जब ये बात लगातार चल रही थी कि भाई अब शॉर्टवेव रेडियो का क्या होगा, और शॉर्टवेव रेडियो ज्यादा से ज्यादा बंद हो रहे थे। इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका बंद हो चुका था और कई और जगह भी BBC हिंदी में भी बात चल रही थी कि रेडियो को बंद कर दें। हालांकि उन्होंने, लेकिन डॉयचे वेले इस मामले में, डॉयचे वेले हिंदी उतना खुशकिस्मत नहीं रहा और उसका प्रसारण 2010-11 में बंद हो गया। और उसके बाद फिर वीडियो की तरफ जाने का रुझान हुआ कि अब वीडियो करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया आ गया और वेब जर्नलिज्म तो था ही था, वेबसाइट थी, उसके लिए लिखना था। तो ये कहा गया है कि नए माध्यमों की तरफ जा रहे हैं, शॉर्टवेव रेडियो को बंद कर रहे हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि शॉर्टवेव रेडियो बंद हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ ये सबको पता था कि जो ऑडियो है उसकी एक अपनी अहमियत है और वो एक अपार शक्ति है ऑडियो में। मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों से जुड़े रहने की और लोगों को जोड़े रखने की, ये रेडियो की ताकत है। रेडियो का जो आकर्षण है वो लगातार बना रहेगा। टीवी आए और चाहे अखबार तो थे ही, टीवी आया, अब इंटरनेट के माध्यम से नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए रेडियो को भी नई ऊर्जा मिल रही है। रेडियो भी नए जोश के साथ हमारे सामने आ रहा है। हिंदी में भी जल्दी शुरू होगा, लेकिन दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, उनमें आप ऐसे पॉडकास्ट पा रहे हैं कि जो लोग पैसे दे दे के पॉडकास्ट सुन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रेडियो की और जो ऑडियो की जो ताकत है वो लोगों को लगातार अपनी ओर खींच रही है। कई सारे लोगों को अक्सर ये चिंता रहती है कि रेडियो मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा माध्यम जो इतना ताकतवर माध्यम रहा है और जो हमारे पिछली सदी में जो इंसानी विकास के साथ साथ रेडियो का जो योगदान रहा है उसे आप भुला नहीं सकते। और इसीलिए मैं नहीं समझता कि वो कभी खत्म होगा, ये कभी मरेगा। वो नए नए रूपों में आपके सामने आता रहेगा। ये रेडियो की जो तरंगे हैं ये इंसान के साथ बनी रहेंगी और इसके साथ रेडियो के सुनने वाले, रेडियो से शौक रखने वाले लगातार बने रहेंगे। और मेरे लिए खास तौर से मैं तो अपने लिए मानता हूं कि जो भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत किया, पाया, यहाँ आकाशवाणी में काम किया, उसके बाद फिर डॉयचे वेले में आया, इस बीच मैंने 4 साल तक BBC रेडियो के साथ भी काम किया, हिंदी के साथ भी काम किया। मेरे लिए जो रेडियो की अहमियत है उसको तो मैं क्या ही उसका बखान कर सकता हूं, लेकिन हाँ, रेडियो एक माध्यम बहुत खूबसूरत है जिसे बने रहना चाहिए और जो बना रहेगा। अशोक कुमार ने जिस चिंता का जिक्र किया है कि ये संकट सभी देशों में आया टेलीविजन के आने के बाद कि शायद रेडियो का पराभव हो जाएगा, और आकाशवाणी के गलियारों में भी 1995 के बाद से ये सुगबुगाहट, फुसफुसाहट होने लगी कि शायद अब रेडियो मर जाएगा। पर तकनीक बदली, कलेवर बदला, माध्यम बदले, पर मरा कहीं नहीं रेडियो, दुनिया में कहीं नहीं मरा। और शायद इस बारे में करीब 30-40 साल पहले स्वर्गीय देवकीनंदन पांडे ने जो बात दूरदर्शन पर एक इंटरव्यू में कही थी वही अंतिम सत्य है। ये समस्या सभी मुल्कों के सामने आई जब वहां टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ कि रेडियो की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटती गई। तो उन लोगों ने फिर ये भी तय किया कि रेडियो के कार्यक्रमों को आप इतना अट्रैक्टिव बनाइए, इतना आकर्षक बनाइए कि लोग उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाए। वैसे रेडियो की इम्पोर्टेंस अभी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यादें बातें रेडियो की जारी रहेंगी। नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।